इस हफ्ते की खबरों को विस्तार से बताने से पहले हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं। ये वीडियो हरिद्वार से भाजपा नेता स्वामी यतीश्वरानंद का है। वीडियो देखकर आप अपने प्रदेश के नेताओं का विजन जरूर देख पाएंगे। राजनीति में प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने और बदनाम करने के लिए हमारे नेता क्या क्या पैंतरे अपनाते हैं, इस वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा। हमारे नेताओं की सोच इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रही। सिर्फ धार्मिक भावनाओं के जरिए हमारे नेता अपनी राजनीति को जिंदा रखे हुए हैं। वीडियो जरा गौर से देखिए और फिर खुद ही फैसला कीजिए। पत्रकार मित्रों, ये बोल रही है इसका बात अलग ये कहा है कि स्वामी जी आप आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी मारो परिश्रावती से बचा लो। आप आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी मारो परिश्रावती से बचा लो। आप आपकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी मारो परिश्रावती से बचा लो। परिश्रावती से बचा लो। परिश्रावती से बचा लो। बचा लो। देखा आपने, विरोधी नेता की छवि बिगाड़ने और राजनीति चमकाने के लिए हमारे नेता कोई भी हरकत करने से पीछे हटते नहीं। यही नेताजी जब हरिद्वार में अपनी गाड़ी से घूमते होंगे तो सड़क पर घूम रही गाय माता की तरफ शायद ही देखते होंगे, पर राजनीति के लिए सहारा लेने से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, आगे बढ़ते हैं और हमारे साप्ताहिक शो अनकट हफ्ता की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। इस हफ्ते प्रमुख मुद्दा सुर्खियों में रहा प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का, शराब का, पत्रकारों पर होते मौत बांटते हमले का और राजनीतिक द्वंद्व का। इन सभी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं ताकि आप भी तसल्ली से देख समझ सकें खबरों की सच्चाई को, जो आप तक सच के साथ शायद आ नहीं पाती। बिगड़ती कानून व्यवस्था इस प्रदेश में इस बार खुलकर दिखाई थी, जिसने पुराने दौर के यूपी बिहार की यादों को ताजा कर दिया, जहां ऋषिकेश में एक पत्रकार पर कुछ शराब माफियाओं ने इतनी बुरी तरह से हमला कर घायल कर दिया कि उनको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। उनको गंभीर चोटें आई हैं। थोड़ी और देर हो जाती तो शराब माफियाओं ने तमंचा तक निकालने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं थी। नहीं तो आज हम उनकी गंभीर चोटों की बजाय शायद उनकी मौत पर आंसू बहा रहे होते और नेता तमाम भर भर कर ट्विटर हैंडल एक्स पर श्रद्धांजलि संदेश भेज रहे होते। खैर, ऋषिकेश में चल रही अवैध शराब की खबरों को पत्रकार योगेश डिमरी प्रमुखता से उठा रहे थे। उन पर हमले की खबर जैसी ही आई, प्रदेश में आग की तरह फैल गई। पत्रकार संगठनों सहित कई सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ एक सुर में आवाज बुलंद की। तब जाकर उन पर हमला करने वाले गिरफ्तार किए गए। एसएसपी अजय सिंह ने भी अवैध शराब पर निगरानी रखने वाली पुलिस की शाखा को तुरंत भंग कर दिया। पत्रकार पर हमले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक ने भी घायल पत्रकार से अस्पताल में जाकर उसका हाल जाना। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो अपने एक बयान में सीधा अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम करने की बजाय कुछ और ही काम करने में लगी हुई है। अब पुलिस कानून व्यवस्था के अलावा क्या काम कर रही है ये तो वही जाने। पर हरिद्वार सांसद और पूर्व में खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार की पुलिस के काम करने पर सवालिया निशान जरूर लगा दिया है। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि प्रदेश की कमान के साथ ही खुद गृह विभाग की कमान भी प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने ही संभाल रखी है, तो जिम्मेदारी उनकी थोड़ा अधिक हो जाना लाजमी है। खैर, ये बयान सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने कुछ गिरोहों पर शक भी प्रकट किया है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको करिए और ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी, उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। उसमें जो अखबारों के माध्यम से मीडिया में जो खबर आई थी वो भी कई करोड़ रुपए की डकैती बताई गई। तो इस तरह की दिन दोपहर और इस तरह की घटनाएं होना, ये उत्तराखंड के लिए हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पुलिस सतर्क रहती तो दिन में 2 बजे हादसा होता है और हरिद्वार से निकलने के बहुत सारे रास्ते नहीं हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं उनको पकड़ सकते थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान तो आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस कुछ और ही काम कर रही है।
वैसे तो उत्तराखंड की मित्र पुलिस बहुत से कामों को अंजाम देती है, पर एक काम और है जिसकी बानगी भर हम आपको दिखा और सुना देते हैं। ये बयान सुनने से पहले ये जानना जरूरी है कि यह बयान सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि कैसे मित्र पुलिस ने एक व्यक्ति के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया है। फिर शायद खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पुलिस की व्यवस्था को समझ सकें, उनकी व्यस्तता को भी समझ सकें, ना कि पुलिस पर डपटते रहते हैं। वीआईपी मोमेंट था और मेरे फास्टैग में पैसे ना होने के कारण से थोड़ी देर मेरी गाड़ी वहाँ पे रुकी। वहाँ पे जो है 1253 अनुज राठी डोईवाला थाना में जो मुझे धमकी दे रहा है कि गाड़ी हटा दे, नहीं तो गोली मार दूंगा, फट्टे बजा दूंगा, और मेरा फ़ोन छीन के ले गया, गाड़ी की चाबी निकाल दी। जब सर मेरी गाड़ी की चाबी निकाल दी बंदे ने, मैं गाड़ी कहाँ से आगे बढ़ाता, और मुझे जो है 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। और उसके बाद गला पकड़ा, मेरा गला भी पकड़ा उन्होंने। मैंने उनसे माफ़ी मांगी, मैं कहा सर मैं गाड़ी सेट कर रहा हूँ, मैं पर्ची कटाता हूँ, कोई बात नहीं, फास्टैग में पैसा नहीं है, मैं पैसे पर्ची कटा देता हूँ। लेकिन तब भी ये ज़बरदस्ती मेरे को डोईवाला थाने में ले गए। वहाँ पे उन्होंने मेरे को मारा पीटा और उसके बाद मेरा लाइसेंस जब्त करके और तब जाके मुझे छोड़ा है, और मुझे धमकी दी कि अगर तूने ज़्यादा 3-5 करा तुझे गोली मार दूंगा। वैसे पत्रकार योगेश डिमरी पर हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक स्वर में इस घटना की निंदा की है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी ने भी इस हमले की निंदा की और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे प्रकरण में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है, जब पत्रकार योगेश डिमरी पर हमला करने वाले आरोपी की पत्नी ने भी योगेश डिमरी और कुछ अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। और जिस पुलिस ने योगेश डिमरी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने में थोड़ा समय लगाया, उसने आरोपी की पत्नी की शिकायत पर तुरंत मुकदमा दर्ज भी कर लिया। हमले के आरोपी की पत्नी की एफआईआर को लेकर यह कहा जा रहा है कि घर में बाथरूम का दरवाजा तोड़ कुछ लोग घुस आए। वैसे आमतौर पर अगर ये सही है तो बात हजम होने लायक तो नहीं है, क्योंकि लोग घर में मुख्य द्वार तोड़ घुसते तो सुने हैं, पर बाथरूम का दरवाजा तोड़ घुसे ये थोड़ा समझ से परे है। और अगर ऐसा ही हुआ है तो योगेश डिमरी को सड़क पर क्यों पीटा गया, और योगेश के खिलाफ एफआईआर इतनी गैप के बाद लिखने आरोपी की पत्नी क्यों पहुंची। खुद आरोपी जिसके घर पर योगेश डिमरी दरवाजा तोड़कर घुसा, तो तथाकथित शराब माफिया खुद क्यों नहीं पहुंचा पुलिस स्टेशन? क्यों उसने खुद ही कानून को अपनी जेब में रखकर योगेश डिमरी को मरने की हालत में पहुंचा दिया? कौन था वो तथाकथित जो तमंचा चला निपटारा करना चाहता था? पुलिस को इन सब के जवाब ढूंढने होंगे। अभी नहीं ढूंढे तो वैसे ही कोर्ट में बदनामी होगी, जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट अधिवक्ता विकेश नेगी को जिला बदर कर कोर्ट से बहाली मिल जाने पर हुई थी। खैर, थोड़ा बेरोजगार से नए नवेले नेता बने और कई स्थापित नेताओं की नींद उड़ाने वाले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को सुन लेते हैं, जिन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं उत्तराखंड की मित्र पुलिस पर। वर्तमान समय में उत्तराखंड की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि जिस पुलिस मुख्यालय पर पूरे प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा है, वो अब खतरे की जद में, और मुख्यमंत्री को खुद वहाँ अचौक निरीक्षण के लिए जाना पड़ रहा है। ये बात इसलिए भी नहीं छुपती है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए हैं कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई हुई है। अब मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वर्तमान जो घटनाएं हुई है, वो घटनाएं आप ऋषिकेश की घटना उठाकर देख लीजिए। उस ऋषिकेश की घटना में जब आम जनमानस का जोर पड़ा, आम जनमानस ने संघर्ष किया, तब जाकर वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों को हटाया गया। जनता का आक्रोश दबाने के लिए इस प्रकार की आम कार्रवाई है, जिसमें कुछ कांस्टेबल को कहीं ना कहीं उन्हें हटा दिया जाएगा, उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, दरोगा को स्थानांतरित किया जाएगा। ये तमाम प्रकार की चीज़ें जनता को आक्रोश को ठंडा करने के लिए हैं। योगेश डिमरी जी के साथ जिस प्रकार की घटना हुई, उस घटना से पहले जब भाई योगेश डिमरी और उनकी टीम ने 250 से लेकर 300 तक के पौवे पकड़े और थाने के अंदर जो माल गोदाम होता है, उस माल गोदाम में जमा करवा दिए। उस माल गोदाम में जब जमा करवा दिए तो शराब माफियाओं का इतना खौफ है, शराब माफियाओं के इतने लंबे हाथ है
कि वो बेधड़क बेझिझक होकर थाने के अंदर जाते हैं और वहाँ से उन पौओं को वापस ले आते हैं और हमारी पुलिस उनका चेहरा ताकते रह जाती है। वैसे सच ये भी है कि तस्करों और अपराधियों की बुलंद हौसले उन्हें मिल रहे राजनीतिक संरक्षण का ही परिणाम है, वरना ये शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण का ही नतीजा है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं। इसी राजनीतिक संरक्षण का एक और नमूना अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा में भी देखने को मिला, जहां एक महिला का आरोप है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है और जब उन्हें घटना का पता चला उन्होंने मुकदमा लिखाने का प्रयास किया तो भाजपा नेता ने उन्हें फोन पर डराया धमकाया, कहा कि मैं मंत्री और विधायकों का आदमी हूं, यदि कहीं भी मुंह खोला तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब यह भी सवाल है कि आखिर कौन से मंत्री और विधायक हैं ऐसे जिनकी शय पर यह भाजपा नेता ऐसी हिम्मत कर पा रहा है। शर्म की बात तो यह है कि जिसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप भाजपा नेता पर लगा है वो अभी एक स्कूल की छात्रा है और उसकी उम्र बहुत कम है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में दुष्कर्म की घटनाएं जिस तरह से हर दिन सामने आ रही हैं वो इस प्रदेश के लिए अच्छा संकेत तो कतई नहीं है। इसलिए अब सारे सवाल सरकार और पुलिस के ऊपर ही उठ रहे हैं। अब जब चारों तरफ से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़नी शुरू हुई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई पुलिस के आला और आला से कम वाला सभी को ताश के पत्तों की तरह फेंट कर किनारे कर दिया। किसी को यहां किसी को वहां चलता कर दिया। कई जिलों के पुलिस कप्तान से लेकर डीएम भी बदल दिए गए। इसमें वो वाले भी शामिल हैं जिन्होंने दरिंदों की सोच क्या है का ठेका नहीं लिया हुआ था। अब धामी का मानना तो यही है कि अगर किसी ने कोई लापरवाही की तो उस अफसर को सजा के लिए तैयार रहना होगा, किसी को भी बख्शा जाएगा नहीं। चलो यहां कम से कम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़े भाई का रोल अदा कर दिया। छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया और धामी ने इसे समझा भी और देखा भी और माना भी। खैर देखा देखी की बात सामने आई तो आपको उत्तराखंड के नेताओं को भी देख लेना चाहिए। उत्तराखंड के एक नेता जो कि निर्दलीय विधायक भी हैं वो एक दिन का सीएम बनने की तमन्ना रखने लगे हैं। ना, हिंदी फिल्म नायक के हीरो अनिल कपूर नहीं बल्कि सच्ची यही उत्तराखंड के ही हैं। नाम हम बताए देते हैं। हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार। वो कहते हैं कि उन्हें एक दिन का सीएम बना दिया जाए तो वो गैरसैंण को राजधानी घोषित कर देंगे। ये वही विधायक हैं जो उत्तराखंड की परीक्षाओं में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में प्रश्न पत्र पूछे जाने वाले कुछ सवालों को भी हटाने की मांग करते रहे हैं। मतलब विधायक जी का मानना है कि उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा का प्रयोग होना नहीं चाहिए। इसके पीछे इनका तर्क है कि ये दोनों भाषाएं कई लोगों की समझ में आती नहीं। अब भला इन भाषाओं को उत्तराखंड में नहीं बोला जाएगा तो कहां बोला जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने इसमें भूल सुधार भी किया और कहा कि कुछ छात्र उनके पास आए थे अपनी फरियाद परेशानी लेकर, तो उन्होंने इस बाबत ये पत्र सरकार को लिखा था। लोग नाहक ही मुझे ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि विधायक जी जो खुद इसी उत्तराखंड की धर्म नगरी से विधायक हैं और हमेशा उत्तराखंडियत की बात करते हैं, पर यहां भी सवाल है कि क्या वो खुद इस भाषा की समझ रखते हैं। उमेश कुमार ने जब से 500 करोड़ में सरकार गिराने की साजिश का दावा किया है तब से वो काफी चर्चा में हैं और उन पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर सरकार उनके इस दावे की जांच क्यों नहीं करा पा रही। विधायक जी सदन में इतनी बड़ी बात कह गए और भाजपा का एक विधायक भी उनसे आज तक सबूत मांगने की बात नहीं कह सका। यकीन मानिए आज तक ना सरकार ने उनकी इस बात का खंडन किया है और ना ही सरकार के किसी मंत्री या विधायक ने। यह भी बड़ा अचरज का विषय है कि 3 पूर्व सीएम हरीश रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को छोड़ किसी भी वर्तमान भाजपा विधायक ने इस दावे की जांच कराने की मांग तक नहीं की है। भाजपा विधायकों की ये चुप्पी उन पर ही सवालिया निशान लगाती है। खुद जिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार गिराने की साजिश की बात विधायक उमेश कुमार ने की, उन्होंने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के ऊपर उठता है, जो सदन की सबसे बड़ी सर्वे सर्वा हैं, जिनका कर्तव्य था कि अगर कोई विधायक सरकार को अस्थिर करने का इतना बड़ा दावा सदन के पटल पर करता है तो उस बात का आधार और सबूत उनसे सदन में ही मांगे जाने चाहिए थे, क्योंकि सदन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बिना तथ्यों के कोई भी ये बात कह डाले। अगर बिना तथ्यों के सदन में इस तरह की बात कही जाती रही तो फिर सदन की अपनी गरिमा ही सवालों के घेरे में आ
जाएगी। लेकिन जिस तरह से विधानसभा अध्यक्षा इस पर खामोश रहीं, वो सदन चलाने की उनकी क्षमताओं पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाता प्रतीत होता है। विधानसभा अध्यक्षा सहित पूरी सरकार का इस पर चुप रहना यह बताता है कि या तो इस बात में सच्चाई है कि कुछ विधायक बिकने को तैयार थे, या फिर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार किसी खास मकसद की वजह से ही ऐसा कह रहे हैं, जिसमें उनको सत्ता पक्ष का भी साथ मिल रहा है। सवाल एक और भी है जो गणेश गोदियाल के दावों की तरह सही होने का इशारा कर रहा है, क्योंकि सवाल तो सरकार अस्थिर करने को लेकर नेता विपक्ष ने भी नहीं उठाए थे सदन में। समझ से परे है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो उमेश कुमार के दावों का खंडन ना तो सरकार कर पा रही है और ना ही विपक्ष। सवालों की सुई एक और भी है जो विधानसभा अध्यक्ष पर भी उठ रही है कि जब उमेश कुमार विधायक बने थे तब वो निर्दलीय विधायक खानपुर के तौर पर चुने गए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। ऐसे में नियम के हिसाब से उनकी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए थी। जितनी जानकारी छनकर आ रही है, इसको लेकर पत्र भी लिखा गया था। फिर आखिर क्या मजबूरी है कि लगभग 1 साल से अधिक समय हो जाने के बाद भी विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी इस मामले में फैसला ले नहीं पा रही। वैसे स्पीकर का कहना है कि इस मुद्दे पर बहुत शिकायतें आई हैं और वो कानूनी राय ले रही हैं। सवाल यह है कि विधानसभा भर्ती घोटाले में तुरंत कड़ा फैसला ले चुकी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी इस मामले में 1 साल से अधिक समय होने के बाद भी फैसला कर क्यों नहीं पाई। 26 मई 2022 को खानपुर से बसपा प्रत्याशी रहे रविंद्र पनियाला ने विधानसभा में याचिका पेश की थी। इस याचिका में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर दल बदल कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। अपने तर्कों के समर्थन में पनियाला ने कहा कि निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद उमेश कुमार 9 अप्रैल को सार्वजनिक कार्यक्रम में उत्तराखंड जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। पनियाला ने कार्यक्रम से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स, चैनल्स की क्लिपिंग भी विधानसभा अध्यक्षा को सौंपी थी। अब या तो रविंद्र पनियाला ठंडे पड़ गए हैं या फिर उनकी याचिका को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। खैर, हमें क्या, ईश्वर उमेश कुमार को खूब तरक्की दे, उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री भी बनाए, एकदम अनिल कपूर की माफिक, ताकि गैरसैंण की राजनीति का मुद्दा ही समाप्त हो और पहाड़ की राजधानी गैरसैंण घोषित हो। हम भी अपना झोला उठा प्रदेश की राजधानी की ओर चलें और वहीं से पत्रकारिता की नई शुरुआत करें। वैसे यहां सवाल विपक्ष की भूमिका पर भी उठता है। हाल के वित्त मंत्री और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के स्पीकर रहते तत्कालीन निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार और राम सिंह केड़ा को दल बदल करने पर विधायक पद से बाहर करवाने वाले नेता प्रतिपक्ष 2 साल से मौन क्यों हैं? आखिर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की क्या मजबूरी है कि वो सदन में दल बदल याचिका के इस महत्वपूर्ण विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं? उस याचिका की प्रति सत्ता पक्ष के विधायकों से लेकर विपक्ष और लोकसभा से लेकर राज्यसभा, राज्यपाल से लेकर हाई कोर्ट तक को भेजी गई है। 2 साल होने को हैं, लेकिन मित्र विपक्ष की कृपा से उस याचिका पर मानो जंग लग चुका है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या ये कहें कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर कृपा बरसाई जा रही है। जिस प्रदेश में दल बदल की एक याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष रहते प्रेमचंद्र अग्रवाल ने हाथों हाथ फैसला सुना दिया, उस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की क्या मजबूरी हो सकती है? क्या कोई पूछ सकता है कि 20 विधायकों के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की क्या मजबूरी है? या फिर जो बात कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने यशपाल आर्य के बारे में कही कि कांग्रेस आज मित्र विपक्ष की भूमिका में है, और सदन के बाहर गणेश गोदियाल ने कि उत्तराखंड कांग्रेस में भाजपा के एजेंट हैं। अब दोनों कांग्रेसी नेताओं की बातों में क्या दम है? ये भी सवाल है, और इस सवाल का जवाब या तो खुद कांग्रेस के आला कमान को ढूंढना है या कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं को। वैसे इसके अतिरिक्त भी कई अन्य मामले उमेश कुमार के खिलाफ चल रहे हैं। 2018 में राजद्रोह के आरोप में उमेश कुमार जेल गए थे, जबकि 2022 में उमेश कुमार खानपुर से निर्दलीय चुनाव जीते। चुनावी शपथ पत्र में गंभीर मामले छुपाने से जुड़ी एक याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उमेश कुमार ने शपथ पत्र में बलात्कार जैसे गंभीर आरोप छुपाए। इस बीच बीते 10 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने विदेशी मुद्रा रखने समेत अन्य आर्थिक मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में उमेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके आवास और कार्यालय में की गई छापेमारी में कई संपत्तियों के कागजात के साथ ही 39.79 लाख भारतीय रुपए, 6,279 अमेरिकन डॉलर और 11,030 थाई करेंसी बरामद की थी। तब प्रधानमंत्री कार्यालय ने विदेशी मुद्रा मामले में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे,
लेकिन इन सब जांचों का आज तक क्या हुआ कोई नहीं जानता, और अगर जांच संपन्न हो चुकी है तो इसका खुलासा पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं किया गया। इन मामलों में वैसे अब सरकार और विपक्ष दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। सवालों पर बात पहुंची तो सवालों के घेरे में उमेश कुमार ही नहीं, उनके पूर्व में खासम खास मित्र रहे पूर्व वन मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी हैं, जो अब एक बार फिर ईडी के निशाने पर हैं। अब हरक सिंह रावत कई बातें कह रहे हैं। हरक सिंह का दावा है कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक भूचाल आ जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही कि अगर हरक सिंह ऐसा कुछ जानते हैं तो फिर वो छुपा क्यों रहे हैं। इस दौरान हरक सिंह रावत एक बड़ी बात कहने से भी चूके नहीं। हरक सिंह ने कहा कि कोई उनसे जोर जबरदस्ती कोई कुछ करवा नहीं सकता, प्यार से तो उनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है। मतलब जांच की आंच में झुलस रहे पूर्व वन मंत्री, पूर्व भाजपाई कहीं ये तो इशारा नहीं कर रहे कि प्यार से बुलाओ तो सही, भाजपा वालों हम खींचे चले आएंगे। अब ये बयान तो भाजपा को साफ इशारा है कि हल्का हाथ रखो, प्यार से बुलाओ, हम यहां रुकेंगे नहीं, चले आएंगे भक्ति में लीन होने को। वैसे दबे स्वर में तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि अगर कांग्रेस जल्द उन्हें यानी हरक सिंह रावत को कोई उचित दायित्व या सम्मान नहीं देती है तो हरक सिंह रावत फिर से किसी अन्य राह पर चलने का मन बना रहे हैं। अब वो राह बीजेपी होगी या फिर कुछ और, ये देखना होगा, क्योंकि उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत कांग्रेस से फिर पलटी मार भाजपा में वापस जा चुकी हैं। तो मतलब जमीन तो भाजपा में जाने की तैयार है ही। वैसे उनकी बहू के भाजपा में शामिल होने पर हरक सिंह रावत कई बार ये तर्क दे चुके हैं कि पूरे देश में कई जगह ऐसी हैं जहां एक ही परिवार में रहने वाले परिजन अलग अलग पार्टी में काम करते हैं। बात तो उनकी वैसे सही है, पर राजनीति में सब कुछ संभव है, उनका जाना भी, रुकना भी और अपने बातों से पलटना भी। इस मामले पर हम एक पूरा वीडियो सभी जानकारी के साथ आपके समक्ष जल्द लेकर आने वाले हैं, उसको भी जरूर अपना वक्त दीजिएगा ताकि पूरी हकीकत आप देख सके। सवालों की बौछार उमेश कुमार पर हो, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर हो, तो भाजपा को क्यों ही बख्शा जाए। सवालों के घेरे में हैवी वेट वाले भाजपा के मंत्री गणेश जोशी भी हैं, जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में चर्चा के केंद्र में हैं। यह मुद्दा धामी सरकार की पूरी कैबिनेट और उनके एक मंत्री के लिए मुसीबत बन गया है, और इस मामले में अब मुख्यमंत्री धामी की अग्नि परीक्षा होने वाली है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता अधिवक्ता विकेश नेगी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला लगाया था। नेगी ने इस संबंध में कोर्ट को सीआरपीसी 156(3) के तहत विजिलेंस में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। इस पर स्पेशल विजिलेंस जज ने विजिलेंस से आख्या मांगी थी। कोर्ट में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद कार्यपालिका की निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था है। कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के नियमानुसार ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करने के आदेश से पहले कैबिनेट के फैसले का इंतजार किया जाता है। इसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। विकेश ने कैबिनेट मंत्री को 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान दायर किए गए हलफनामे को आधार बनाया है। इसमें गणेश जोशी ने बताया कि उनके पास लगभग 9 करोड़ की संपत्ति है। विकेश नेगी का तर्क था कि गणेश जोशी का राजनीति के अलावा कोई और व्यवसाय है नहीं। गणेश जोशी के आयकर रिटर्न के आधार पर विधायक और मंत्री के तौर पर उन्हें विगत 15 साल में महज 35 लाख का वेतन मिला है, तो ये 9 करोड़ कहां से आए। विजिलेंस कोर्ट ने यह भी कहा है कि मंत्री परिषद उत्तराखंड द्वारा लिए गए निर्णय से इस न्यायालय को अवगत कराए। बस यहीं से धामी सरकार की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। विजिलेंस कोर्ट ने यह कहकर गेंद धामी सरकार के पाले में डाल दी है, जिस पर अब सरकार और उनकी कैबिनेट को फैसला लेना है कि उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच हो या ना हो। हर बार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात कहने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल क्या अब अपने ही मंत्री पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की अनुमति देंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार अगर इसकी अनुमति देती है तो क्या गणेश जोशी नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, कम से कम जांच पूरी होने तक? ये भी बड़ा सवाल है। और अगर कैबिनेट इसकी मंजूरी नहीं देती है तो फिर सरकार पर भी कई सवाल उठने लाजमी हैं। बहरहाल गणेश जोशी भाजपा सरकार के लिए फिलवक्त मुसीबत बन गए हैं। सीएम धामी और उनकी कैबिनेट को अब यह तय करना है कि कैसे इस मुसीबत को दूर किया जाए, मंत्रिमंडल से हटाकर जांच के आदेश के साथ या फिर मुद्दे को ठंडा कर, धीरे धीरे पब्लिक का इस मामले से ध्यान हटाकर। जो भी हो, यह धामी सरकार के लिए परीक्षा की घड़ी है। सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, इस पर सभी की निगाह रहने वाली है।
जनता की, कुछ मीडिया संस्थानों की जो गोद में नहीं बैठे हैं, और यकीनन विपक्ष की अगर वो मित्रता न निभाए। वैसे मुख्यमंत्री अगर सच में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहे हैं तो अपने ही मंत्री पर लगे आरोपों की जांच उन्हें जरूर करवा लेनी चाहिए, ताकि साफ हो सके कि ये आरोप सही हैं या गलत। पर जांच में ईमानदारी भी पूर्णतः बरती जानी चाहिए। सवाल सिर्फ गणेश जोशी का नहीं है, सवाल सरकार की एक नियुक्ति को लेकर भी उठा है। उत्तराखंड सरकार ने आईएफएस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक पद से हटा दिया है। उनकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फटकार लगाई थी। 1 महीने पहले दागी आईएफएस अधिकारी की नियुक्ति ने विवाद खड़ा कर दिया था, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध पेड़ों की कटाई और निर्माण में कथित संलिप्तता लिए राहुल ईडी और सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। पेड़ों की अवैध कटाई के आरोप सामने आने के बाद करीब 2 साल पहले आईएफएस अधिकारी को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक पद से हटा दिया गया था। इसी मामले में जब तत्कालीन भाजपा सरकार में मंत्री और अभी कांग्रेसी हरक सिंह रावत की जांच जारी है, तो फिर उसी मामले में संलिप्त किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त कैसे किया जा सकता है? कोर्ट ने तो इतना तक कह दिया कि हम सामंती युग में नहीं हैं। इस देश में सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत जैसा कुछ है। कार्यपालिका के प्रमुखों से पुराने दिनों के राजा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो जो कुछ भी कहेंगे वही करेंगे। पीठ ने आगे कहा, मुख्यमंत्री को अधिकारी से विशेष स्नेह क्यों है? सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री है। शीर्ष अदालत की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब आरोप है कि मुख्यमंत्री धामी ने वन मंत्री और मुख्य सचिव को दरकिनार कर आईएफएस अधिकारी को नियुक्ति दी है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने आरोपों का खंडन किया है। इस मामले में खुद वर्तमान में वन मंत्री सुबोध उनियाल खुलकर इस बात को बोल चुके हैं कि पाखरो सफारी मामले को लेकर कई आईएफएस अधिकारी आपसी लड़ाई में फंसे हुए हैं और उन्हीं की वजह से लगातार विभाग और सरकार की बदनामी हो रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर शासन ने आईएफएस अधिकारी राहुल को राजाजी राष्ट्रीय पार्क से हटा दिया है। सवाल बहुत है और हमारा काम है हर वो सवाल करना जो इस प्रदेश की जनता से सरोकार रखता है, चाहे वो आम आदमी से जुड़ा हो या फिर इस प्रदेश के नेताओं से। सवालों को उठाने का ये सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं जो आप सरकार और नेताओं से पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश होगी आपके सवालों को प्रमुखता से उठाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।